जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो पहली बार भोपाल में है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें इन्वेस्टर समिट में सरकारें तैयारियां करती थी। सरकारें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसके लिए तैयारी की। इतनी सारी खूबियां हैं कि इसे कमाल का भोपाल तो कहा ही जाना चाहिए। भोपाल में पहली बार होने का इसका बड़ा महत्व है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो पहली बार भोपाल में हो रही है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें एक पहलू है, वो ये है कि हर इन्वेस्टर समिट में सरकारें तैयारियां करती थी। सरकारें लोगों को बुलाती थी, इंडस्ट्रीज को बुलाती थी, सरकारें, ये पूरा काम सरकारों का होता था। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसके लिए तैयारी की है, बहुत पूरी तरह से तैयारी की है, प्रेजेंटेशंस तैयार की है, प्रोजेक्ट्स के लिए बात की है और उस थीम का नाम रखा है कमाल का भोपाल। आप देखिए कि भोपाल में पहली बार इन्वेस्टर समिट हो रही है और इस तरह के एकदम से स्टेक होल्डर्स का जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है वो सामने आया है। इस पूरी बात पर हम चर्चा करना जा रहे हैं और हमारे साथ है क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज सिंह मीक साहब। और मनोज सिंह मीक साहब ने इसके लिए बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, उन्होंने सरकार के साथ मीटिंग्स की हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उनकी बहुत सारी जो उनके सजेशंस थे उस पर काम शुरू किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मनोज जी, आपका स्वागत है। ये कमाल का भोपाल थीम पहली बार हमने सुना है कि कोई स्टेक होल्डर जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपनी तरफ से एक तरह से सरकार को पूरी फुल मदद देने को तैयार है। देखिए, हमने देश में गांधी जी के समय से लेके और अभी तक के जितने भी विजनरी लीडर हुए हैं, आज के प्रधानमंत्री ही कहना हो, इन्होंने स्लोगन्स का और नारों का बहुत उपयोग किया है। हमें लगता है कि भोपाल में इतनी सारी खूबियां हैं कि इसे कमाल का भोपाल तो कहा ही जाना चाहिए और वो कई तरीके से कमाल का है। तो हमने उन खूबियों को शोध के अनुसार ढूंढा है और उसको प्रमाणिक तौर पे उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं सरकार के सामने। दरअसल अक्टूबर में हम मुख्य सचिव महोदय से मिले थे। उन्होंने दाता दिखाते हुए हमसे कहा कि ये आप अपने शहर की जो बात कर रहे हैं वो उस पर आप अगर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो सरकार को काम करने में आसानी होगी। हमने 3 महीने का समय लेके मुख्य सचिव महोदय से इस पे डिटेल रिपोर्ट अभी बनना बाकी है, लेकिन जो इंसेप्शन रिपोर्ट है, जिसे हम प्राथमिक रिपोर्ट बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है अभी जनवरी में। मुख्य सचिव जी उस रिपोर्ट से सहमत थे कि इस शहर को वाकई विकास की जरूरत है और इसकी शहर की रीपोजिशनिंग होनी चाहिए। तो हम उनका बहुत एक तो आभार व्यक्त करते हैं पूरे शासन प्रशासन का कि उन्होंने भोपाल की तरफ सहानुभूति के नजरिए से देखा। ये पहला मौका है कि मध्य प्रदेश की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो इंदौर को छोड़कर भोपाल में आयोजित की जा रही है। दरअसल पहली इन्वेस्टर समिट से ही भोपाल में होना चाहिए थी, खैर इंदौर भी हमारा ही शहर है। भोपाल में पहली बार होने का इसका बड़ा महत्व है। एक तो इस खूबसूरत शहर में जो आता है इससे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता है। तो इतने सारे जब निवेशक आएंगे तो निश्चित रूप से इस शहर में जो आकर्षण है और इस शहर में जो ये क्षमता है कि वो यहाँ रोक लेती है, जो खूबसूरती है, खास तौर पे खूबसूरती और उसकी खूबियां जो हैं वो इसको जो भी प्रवास करता है इस नगर में, वो आदिकाल से इस मिट्टी में वो क्षमता है कि वो उसको पकड़ के रखती है, वो मोह पैदा करती है। तो उसका लाभ तो जरूर मिलेगा क्योंकि ये तो इसकी प्रकृति है, इसके कैरेक्टर में शामिल है। और हम देखेंगे कि जो प्रयास इस बार स्टेक होल्डर्स जो हैं और हमारी जैसी जो संस्था है क्रेडाई, इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और बिजनेस एसोसिएशंस हैं, सभी लोग और नागरिक जो हैं उनमें इस बार उत्साह है और मैं देख रहा हूं कि अपने शहर के प्रति लगाव पनपता हुआ दिख रहा है और यही हमारा प्रयास था। हम दरअसल इस विचार पे लंबे समय से काम कर रहे हैं कि हमारे शहर को किस तरीके से रिपोजिशन किया जाए, इसको त्रासदी की नेगेटिव ब्रांडिंग से बाहर निकाला जाए और इसकी खूबियों को आगे लाया जाए। अब ये कमाल का जो आपका यूएसपी है, कमाल का भोपाल, देखिए ये कंसेप्ट आपने
दिया है, उसके पीछे आपने बहुत सारे तथ्य भी गिनाए थे। जैसे कि मैं, अगर मुझे याद पड़ता है तो आपने भीमबेटका की गुफाओं से लेकर और राजा भोज तक का पूरा इतिहास इसको पेश किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल इस शहर की खूबियों को हम उभार नहीं पाए ठीक से जी। आज़ादी के बाद जब 56 में मध्य प्रदेश बना और भोपाल राजधानी बनी, उसके बाद से जो सामान्य विकास की प्रक्रिया थी जो पूरे देश में चल रही थी, चूंकि देश का नवनिर्माण हो रहा था, तो जो एक राजधानी होने के नाते शहर को मिलना था मिला। इतनी बड़ा बीएचएल हमको उसी समय मिला है जी। और फिर और इंडस्ट्रीज आना चालू हुई। बीएचएल के कारण इंसलरी यूनिट्स लगना चालू हुई, उसके कारण कुछ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए। इस बीच में शहर के बाहर एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री है जो कीटनाशक बनाती थी। अब ये विकास की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच में 1984 में आपको मालूम है कि एक भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। उस त्रासदी ने इस शहर को बहुत नुकसान किया। जो जान माल का नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, उसका तो भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन उसके बाद उस सदमे के कारण ये शहर बहुत समय तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा जी। और इस शहर की जीवटता है कि ये उठ के खड़े, फिर से खड़े होने के प्रयास में फिर खड़ा हुआ, लेकिन उसमें वक्त लग गया। उस बीच में 91 में इकोनॉमिक लिबरेशन का दौर चालू हुआ। हम निश्चित रूप से पूरी तरीके से तैयार नहीं थे क्योंकि हम बहुत बड़े हादसे से गुजरे थे। फिर लगातार यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियां आने में उदासीनता बनी रही, संभवतः त्रासदी के कारण या शहर को नए तरीके से विकास की राह पे ले जाने की सोच सरकार की रही कि इसको औद्योगिक की बजाय दूसरी तरीके से पहले संवारा जाए, फिर इसको उद्योगों की तरफ मोड़ा जाएगा। तब तक ये जो घाव है त्रासदी के वो भर जाएंगे, लेकिन इसका नुकसान हुआ। इसका नुकसान ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ उद्योग आना कम हो गए, हमारे यहाँ रोजगारों की समस्या होने लगी, हमारा शहर का युवा पढ़ने बाहर जाने लगा, रोजगार के लिए बाहर जाने लगा जी। और इस बीच जो आर्थिक उदारीकरण के जो फल थे वो दूसरे प्रगतिशील शहरों की तरफ जाने लगे जी। उसमें हमारा राज्य का शहर इंदौर भी शामिल है, उसको भी इसका लाभ मिला और बाकी प्रगतिशील राजधानियां तेजी से विकसित होने लगी। हमें इस बात का बहुत दुख है कि एक राजधानी के होने के बाद भी हम बाकी राजधानियों से और खास करके जो प्रोग्रेसिव कैपिटल्स हैं उनसे पीछे रह गए। टियर 2 सिटीज बहुत सारी हैं जो ये बात हमें पीड़ा पहुंचाती रही, तो हमने फिर ये बीड़ा उठाया कि किसी तरह इस शहर को रिपोजिशन करने के लिए इसकी खूबियां जो हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए और उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए कि हमारा शहर क्यों निवेश के लायक है और इसकी खूबसूरती के पीछे क्या राज है। आप जब इसकी खूबियां देखते हैं तो रायन भाई, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने काम बहुत किए यहाँ पे। जैसे भीमबेटका के जो भित्ति चित्र हैं वही उस समय जो खोजे, जिन भी लोगों के प्रयासों से उनको खोजा गया, वो इतनी जबरदस्त खोज थी। उसने ये स्थापित कर दिया कि ये जो भोपाल रीजन है ये 1 लाख साल पहले से रहने लायक जगह है। मतलब अगर भित्ति चित्र बने हैं, रॉक पेंटिंग्स भीमबेटका से लेके, कठोतिया से लेके और जामला हिल्स तक आती हैं, तो इसका मतलब है कि आदि मानव यहाँ रहता था जो पाषाण काल का है। तो वो रहता था तो उसने नैसर्गिक विज्ञान के आधार पर ये निश्चय किया होगा कि हमें यहाँ रहना चाहिए। वो विज्ञान बहुत उन्नत रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आज भी हम चिड़ियों को या जानवरों को देखते हैं तो वो अपने जो भी ज्ञान ईश्वर ने उन्हें दिया है, निश्चित रूप से वो नैसर्गिक रूप से जो उनको बोध हासिल है उसके अनुसार तय करते हैं कि किस डाल पे घोंसला बनाना है, कितनी नरम होनी चाहिए और किस वृक्ष की होनी चाहिए। तो ये सब देख के उन्होंने तय किया होगा और तब से लेके लगातार बसाहट यहाँ पे चली आ रही है। बीच में लंबा समय राजाओं का शासन रहा जी। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी हमें शोध के दरमियान जो सामने आई वो ये थी कि गोंड राजाओं के बाद में परमार वंश ने इस धरती पर शासन किया
और जो परमार राजा भोज थे, जो कि बहुत ही विद्वान और सुशील और सुंदर राजा थे, उन्होंने बहुत शहर को, हाँ विजनरी राजा थे, उन्होंने इस शहर को जो स्थापत्य वेद है उसके नियमों के अनुसार बसाया, जो कि चौक के एरिया में आज भी गूगल में जूम करके उसके ग्रिड्स देखे जा सकते हैं। मुझे ये कहते हुए भी फक्र महसूस होता है कि मुझे उनका ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। उनका ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के 10वें अध्याय में उन्होंने पूरी नगर योजना का उल्लेख किया है। बहुत सारे विषयों पे उन्होंने लिखा है। उन्होंने भवन निर्माण कैसे होना चाहिए, देवालयों के निर्माण कैसे होना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारे विषय उन्होंने उस किताब के 2 वॉल्यूम हैं उसमें लिखे हैं। इस तरह कुल 84 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे। इतने विद्वान राजा थे। उसमें से बहुत सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जब उनके 10वें अध्याय को पढ़ते हुए हमने ये समझा कि ये उस समय 1000 साल पहले का प्लान्ड शहर है, तो ये यूएसपी तो किसी भी शहर के पास नहीं है पुराने शहर जी। मुझे लगता है कि बहुत पुराना शहर होने के प्रमाण मोहनजोदड़ो हड़प्पा में निकलते हैं, लेकिन वो क्या था क्या नहीं था, ये तो आज जिंदा शहर है। आज भी लोग रहते हैं यहाँ पे। तालाब बने हुए फिर उसके बाद में उनकी नगर योजना में इतनी बड़ी जल संग्रहण की क्षमता उन्होंने जो निर्मित की, जो जल प्रबंधन उनका है, वो तो आज भी शोध के लायक है, आज भी शोध किया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जो 422 स्क्वायर किलोमीटर का तालाब उन्होंने बनाया उस समय, जो आज सिमट के सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो इतना बड़ा जल संग्रहण करने की या वाटर बॉडी बनाने की जरूरत उस समय क्यों पड़ी होगी इतने बड़े लैंडलॉक एरिया में? क्या इस पे शोध नहीं किया जाना चाहिए कि उस समय भी कहीं क्लाइमेट चेंज का इश्यू तो नहीं था? और या फिर घनी आबादी रहती हो वहाँ पे, उनके लिए जल की कितनी भी घनी रहती हो, लेकिन 422 स्क्वायर किलोमीटर के तालाब की या उतने पानी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय निश्चित रूप से आबादी आज से तो बहुत ही कम होगी। तो ये कोई दूसरा बड़ा कारण था जिसके कारण इतनी बड़ी वाटर बॉडी बनाई गई। इस पे मुझे नहीं लगता कि शोध हुआ। हालांकि हमारे शहर के ही कई लोगों ने और बाहर के लोगों ने इस पे रिसर्च और पीएचडी की है। मुझे वो रिपोर्ट्स पढ़ने का भी मौका मिला है। वहीं से मुझे ये पता चला कि ये 422 स्क्वायर किलोमीटर का तालाब हुआ करता था, जिसको भोजताल और भीमकुंड इन तालाबों से मिलकर एक ओम वैली है यहाँ पे। वो ओम वैली ये पानी से भरी रहती थी। और जो ओम वैली का जो ओम है, उसके जो चंद्र बिंदु जो बिंदु है, उस पे भोजेश्वर मंदिर जो भोजपुर बना हुआ है। कालांतर में ऐसा कहा जाता है कि हुसंग शाह जो हमाल की सीमा से लगी हुई सीमा के राजा थे, उन्होंने इसे तोड़वा दिया। ये भी कहा जाता है कि 3 साल तक इस तालाब का पानी बहता रहा, तब जाके ये भूमि रिक्त हुई। उसके बाद भी बहुत सारे तालाब इस रीजन में बने रहे। धीरे धीरे उनका क्षरण तो हुआ है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भोपाल की ही मानी जाती है। हम खुद इसकी विशालता देखते हैं। जो भी भोपाल में उतरता है एयरपोर्ट से, वो सबसे पहले इसकी विशालता के ही दर्शन करता है। मुझे हमेशा ही लगता है कि जब उस समय का जो भोपाल होगा, जहाँ पे 422 स्क्वायर किलोमीटर की झील होगी और राजा भोज ने वैदिक स्थापत्य पे शहर को बसाया होगा और उनके शहरों के साथ में उन्होंने समृद्ध गांवों की भी कल्पना की थी, तब ये कितना खूबसूरत शहर रहा होगा। बिल्कुल, मतलब प्राकृतिक और खास तौर पे कि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद की खूबियों में ये भी शामिल है कि तीसरी बड़ी खूबी है, जो मैंने स्वयं 2012 में रिसर्च करते हुए जानी, कि भोपाल के 500 किलोमीटर के दायरे में ये गूगल अर्थ एक टूल है। उसमें आपको उसके पेड वर्जन में आपको रेडियस बनाने की क्षमता वो टूल देता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि उस रेडियस में कितने संसाधन हैं जो सरकार ने निर्मित किए हैं, या आबादी कितनी है और कितने अर्बन फुटप्रिंट है। उस शोध के दौरान, जबकि उस समय ये टूल बहुत प्रारंभिक था, अब तो बहुत सारे उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अब तो ज्यादा एडवांस हो गया, लेकिन वो उस पर शोध करते हुए मैंने ये समझा कि 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर का रेडियस जब भोपाल को केंद्र मान के लगाते हैं, तो उसमें 23 से ज्यादा मिलियन प्लस आबादी के अर्बन फुटप्रिंट आते हैं। और सबसे ज्यादा जो लैंडलॉक एरिया है वो इस शहर के पास है।
फिर हमने ये शोध के दौरान आगे जाना कि क्यों लॉजिस्टिक्स का मौका पहले भोपाल को नहीं मिला, क्यों नागपुर के पास गया। तो ये पता चला कि अंग्रेजों के टाइम टेक्निकली उसको 0 किलोमीटर माना गया था। वहाँ के लीडर्स विजनरी थे, उन्होंने पहले इसको समझ लिया और वहाँ पे ले गए। फिर वो 500 किलोमीटर का दायरा हमने नागपुर में जाके लगाया, तो वो दोनों तरफ समंदर में निकल गया। फिर मैंने ऊपर ले जाके उत्तर की तरफ लगाया तो दूसरे देशों में चला गया। इसका मतलब है कि भोपाल के पास ही सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया है। तो आज लॉजिस्टिक्स की जो जरूरत है, आज हमारे यहाँ 14% के आसपास लॉजिस्टिक का खर्चा आता है। उसको प्रधानमंत्री का ये विजन है कि उसको सिंगल डिजिट में लाया जाना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब केंद्र में बड़े लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनाए जाएं। बिल्कुल। और लॉजिस्टिक कैपिटल के लिए राजधानी भोपाल जैसा कैपिटल के अलावा और क्या हो सकता है, तो ये किया जाना चाहिए। तो ये एक जबरदस्त खूबी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि ये एकमात्र शहर है जिसके पास में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इस रीजन में। एक तो भीमबेटका जैसा हमने कहा, एक सांची के स्तूप। तीसरी सूचना ये है कि इसी साल भोजेश्वर मंदिर जो भोजपुर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने जा रहा है। तो ये 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला पहला शहर होगा जो ये किसी और के पास नहीं है। ये जो 4 खूबियां मैंने बताई, इसमें एक भी आप खूबी दूसरे शहर जिसके पास हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी खूबियां किसी यूनिक खूबियां किसी और शहर के पास हैं। फिर 5वें उस नंबर पे हम आते हैं तो ये अकेली ऐसी राजधानी है जिसके पास एक नेशनल पार्क है, रेयर नेशनल पार्क, जो भी अर्बन एरिया में, सेंचुरी नहीं, अर्बन पार्क, अर्बन आपका नेशनल पार्क जो कि वन विहार को दर्जा प्राप्त है। और दूसरा भी नेशनल पार्क बन गया। एक नेशनल पार्क है, दूसरा जो रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, वो टाइगर रिजर्व तो ये कॉम्बिनेशन किसी दूसरे शहर के पास नहीं है। बिल्कुल। तीसरा जो वाटर मैनेजमेंट है उस पे तो भोपाल में जितना काम किया गया भोज के टाइम से आज तक उतना कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है जी। तो ये यूनिक खूबियां और ये खूबियां जो इस शहर को, इस राजधानी को बाकी शहरों से अलग करती हैं, बाकी शहरों से ज्यादा बड़ा और समृद्ध बनाने की क्षमता रखती हैं। हम इस तरफ दुर्भाग्य से काम नहीं कर पाए, इन खूबियों को विश्व के सामने नहीं रख पाए, लेकिन अब मौका है, संभवतः ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया हो, हम इसको पूरी सक्षमता से पिछले 6 महीने से विश्व के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। हालांकि ये विजन हमारा, खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस पे करीब 16-18 साल से काम कर रहा हूँ और ठीक है, कोई बड़ा काम करने के लिए समय लगता है और हमें कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। हम अपनी पूरी क्षमता से जब तक कार्य करने की क्षमता ईश्वर देगा, हम इस पे काम करते रहेंगे और इस शहर को उस स्तर पे पहुंचा के रहेंगे, इस राजधानी को, जो कभी राजा भोज ने सोचा होगा। ठीक है, ये जीआईएस में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और हो सकता है कि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिले जैसी कि आशा की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि भोपाल को एक भोपाल की यूएसपी भी तय की गई है, लोगों ने इसको एक प्रमोट भी करने की बात की है। आपने बताया लॉजिस्टिक्स सेंटर एक बहुत अच्छा केंद्र है लॉजिस्टिक्स के लिए, भोपाल और उसके आसपास के रीजन को, लैंडलॉक एरिया को यूज करना चाहिए। उसके अलावा ऐसे कौन से और इंडस्ट्रीज हैं आप समझ सकते हैं कि जो भोपाल में वो सरवाइव करेंगी, ज्यादा फ्लरिश करेंगी और उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही पोटेंशियल ये एरिया रहेगा? कमाल का भोपाल अभियान के तहत जो हमने सरकार को जो इंसेप्शन रिपोर्ट सौंपी है जी, उसमें कई तरह की इंडस्ट्रीज को शामिल करने का हमने प्रस्ताव सरकार को किया है। उसमें बहुत सारी स्मार्ट इंडस्ट्रीज जो आज के ज़माने की वो शामिल हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा टीटी नगर, शिवाजी नगर और बीएचएल का इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ एरिया उपलब्ध है जहाँ पे इन स्मार्ट इंडस्ट्रीज को आज ही लाया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही टाइम लगता है जी। दूसरा, नई इंडस्ट्रीज में आप देखें तो जो ईवी व्हीकल्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सब का स्कोप भोपाल और उसके आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा है। एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए तो हमारा राज्य विख्यात है कि सबसे ज्यादा कृषि कर्मण अवार्ड हमारे राज्य को प्राप्त मिला है जी।
स्टार्टअप्स की बात करें तो चूंकि एग्रो स्टेट है तो बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप यहाँ चालू हो सकते हैं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि 500,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप्स के लिए लाए और नए बच्चे जो हैं जो इस धरती में पैदा हुए हैं और उन्होंने इसको फलते फूलते देखा है फसलों को, तो वो उनसे बेहतर तो स्टार्टअप दूसरे नहीं बना पाएंगे शहर में रहने वाले बच्चे। तो ये मौका भी इस धरती को मिलना चाहिए और हमने सरकार से निवेदन भी किया है कि स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशंस को इस पे काम करना चाहिए। मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैं और मेरा बेटा जो है वो मध्य प्रदेश के पहले बिजनेस इंक्यूबेटर हैं। हमने 2016 में भोपाल, इंदौर और रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर चालू किए थे जो अभी तक चल रहे हैं। कई स्टार्टअप्स हमारे यहाँ से इंक्यूबेट हुए हैं, लेकिन इकोसिस्टम और सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं होने के कारण हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। और वैसे भी जो अच्छे आइडियाज़ और स्टार्टअप्स होते हैं वो मेट्रो की तरफ चले जाते हैं और वहाँ उनको फंडिंग और मेंटरिंग का ज़्यादा मौका मिलता है। तो लेकिन ये अवसर हम मध्य प्रदेश में भी पैदा कर सकते हैं, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस बार नई नीतियां जीआईएस के पहले और जीआईएस के दौरान और जीआईएस के बाद जरूर घोषित होंगी। इस संबंध में भी इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने सरकार को प्रस्तावित की जिनको यहाँ लाया जाना चाहिए। और यहाँ ही नहीं, हमारा मानना है कि हमारे प्रदेश में 4 बड़े शहर हैं, सब शहरों को उनके शहरी आबादी और उनके स्टेटस के अनुपात में मौका मिलना चाहिए। और राजधानी होने के नाते, चूंकि राजधानी पूरे राज्य का साझा शहर होता है, तो इसको सबसे पहले और सबसे ज्यादा मौके मिलने चाहिए। ये हमारी सरकार से निवेदन रहा है। अभी हम ये भी पता चला कि कैबिनेट ने जो है इस बात पर भी डिस्कशन किया और आपने भी इसमें अपने प्लान में ये रिकमेंड किया था कि भोपाल और उसके आसपास के कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे होशंगाबाद है या नर्मदापुरम या सीहोर है या इधर रायसेन का इलाका है, जहां पर जिसमें कि आपको जमीन है बहुत सारी यूटिलाइज की जा सकती है और कैबिनेट ने बहुत सारी चीजों पर उसमें सहमति भी दी है। मुझे लगता है सरकार किसी बड़े विजन पे काम कर रही है। आप देखें तो संभागों और जिलों का परिसीमन चालू है, परिसीमन की प्रक्रिया चालू है। अब परिसीमन होने के बाद ये संभाग चारों ओर किस तरीके से जुड़ेगा, जिला किस तरीके से बड़ा होगा, क्योंकि मूल धारणा इसके पीछे ये थी कि केंद्र में हेडक्वार्टर होना चाहिए और चारों तरफ उसके जो संभाग या जिले हैं वो उसके चारों तरफ होना चाहिए, जिससे हेडक्वार्टर की तरफ से आवाजाही में या फिर प्रबंधन में आसानी हो। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे वो सीहोर हो, चाहे वो रायसेन हो, चाहे वो विदिशा हो, ये सब हमारे चारों तरफ की जितने भी जिले हैं ये सब इस संभाग में शामिल होंगे। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि जिस प्रयोजन से किया जा रहा है उसमें इनको शामिल किए बिना नहीं हो सकता। तो जब भोपाल हम राजधानी की बात करते हैं तो हम सिर्फ भोपाल शहर की बात नहीं करते, हम ग्रेटर भोपाल की बात कर रहे हैं। तो उस पूरे ग्रेटर भोपाल को इससे मौका मिलेगा और सब शहर विकसित होंगे। मैं तो राजा भोज के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हूं कि सिर्फ एक शहर, एक अकेले शहर को बड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। उसके आसपास के जितने भी कस्बे हैं, जितने भी नगर, छोटे नगर हैं या गांव हैं, उनको भी समृद्ध करना पड़ेगा बराबरी से, क्योंकि आखिर में शहरों को जो चाहिए है वो उसकी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के ही शहरों की तरफ आती हैं। तो उनको भी उतनी सक्षमता से, उतनी प्लानिंग से विकसित किया जाना चाहिए। अब जबकि पूरा एक खाका तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछली बार जब दिल्ली गए थे उन्होंने वहां पे मीटिंग भी की थी, प्रेस से भी बात किया था, ये इशारा हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत हो सकती है। हमारे भोपाल से लगे हुए सांची और ऐसे बहुत सारे जो है सेंटर्स हैं जो हिस्टोरिक हैं, बहुत ही ऐतिहासिक हैं, प्रागैतिहासिक तो थी, भीमबेटका ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं, विदिशा भी है। तो आपको क्या लगता है कि टूरिज्म एक बड़ा सेंटर है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री की भी जरूरत होती है, होटल्स की जरूरत होती है, सप्लाईज की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, उसको लेकर कोई ऐसा सजेशन आपकी तरफ से गया हो? हमने सरकार को जो ये 5 खूबियां बताई आपको, ये सरकार को लिख के दी हैं हमने कि इन खूबियों पे काम किया जाना चाहिए, इनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हमने सरकार से ये भी निवेदन किया है कि ये जो विशिष्टताएं हैं इस शहर की, ये अगर प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल हो जाएं तो हमारे शहर को रिपोजिशन करने में आसानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता है।
तो अगर उनके संबोधन में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से रास्ते आसान हो जाएंगे, सिस्टम मतलब प्रधानमंत्री उन चीजों का जिक्र कर दें। जी, उनके संबोधन जब भी करेंगे जीआईएस में तो उसमें अगर शामिल हो जाए। प्रधानमंत्री जी चूंकि इन खूबियों से अवगत हैं, 2014 में उन्हें उस समय के सांसद ने अवगत कराया था, वो तब भी इससे सहमत थे। खैर सरकारी सिस्टम है, उसमें इतनी देर होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें आश्वासन मिला है कि प्रधानमंत्री जी को इससे अवगत कराया जाएगा और अगर हमें सरकार मौका देगी तो हम प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से इन खूबियों से अवगत कराएंगे और उनके लिए एक खूबसूरत उपहार जो हमने भोपाल पे केंद्रित है वो उनको जरूर सौंपेंगे। जहां तक जमीनों की बात होती है तो क्रेडाई ने पिछली बार भी बहुत सारी बार ये मांग उठाई थी कि बहुत जमीनों के रेट्स बढ़े, बहुत ज्यादा ना बढ़े और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जो जमीनें मिलती हैं वो इस तरह से दी जाए कि मतलब कि उनको अपना सेटअप करने में सिंगल विंडो सिस्टम की मदद लेने में कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ और लीनियंसी होना चाहिए, सरकार आगे बढ़ के जमीनों के आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू है जी और भोपाल और आसपास के जिलों की में भूमि की उपलब्धता की एक एकीकृत लिस्ट बनाई जा रही है। जैसा कि हमें अधिकारियों से बात करके पता चला है, सरकार बहुत सारी राहतें दे रही है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि 30 दिन में आपको किसी भी हाल में अप्रूवल देना है इंडस्ट्रीज को सब तरीके से। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके के कई प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव महोदय हमसे जानना चाह रहे थे कि कितने तरह के अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं। जैसा आप जानते हैं हम रियल एस्टेट की अम्ब्रेला बॉडी है जो क्रेडाई के नाम से जानी जाती है। हम लगातार सरकार और डेवलपर्स और जो निवेशक हैं उनके बीच पुल का काम करते हैं। हमें ये पूछा गया हमसे कि कितने तरह के अप्रूवल आपको लगते हैं, क्योंकि कोई इंडस्ट्री भी आती है तो सबसे पहले उसका पाला रियल एस्टेट से पड़ता है जी। उसे भूमि लेना है, उसे भवन बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, अपने कर्मचारियों के लिए भी आवास की व्यवस्था करनी है, उनके लिए बाजार स्कूल की व्यवस्था करनी है, तो ये उनका मूल ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं बहुत सारी परमिशन ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी लगती हैं। तो सरकार का ये मानना है कि मिनिमम अप्रूवल्स की ज़रूरत हो जी। और बाकी राज्यों में किस तरीके के अप्रूवल के सिस्टम है और जो नेशनल एवरेज है अप्रूवल्स का उससे कम मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इस पे तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत सारे अप्रूवल समाप्त कर दिए गए हैं, बहुत सारे जो एनओसीज थी इनको मर्ज कर दिया गया है और इस पे बहुत तेज़ी से काम हुआ है। पिछले 6 महीने में तो मैं जो तरक्की देख रहा हूँ शासन प्रशासन के स्तर पे, वो अच्छे प्रयास किए गए हैं और प्रगति के मन से किए गए हैं जी। अब वो ठीक से लागू हो जाए नीचे तक, सिस्टम में नीचे तक आते आते कई चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं जी। वो अगर सब लोग मिलकर इस राज्य की प्रगति में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी राज्यों से आगे बढ़ना कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति कोई नहीं बदल सकता। हम इतनी बढ़िया और मध्य में स्थित हैं जी। बाकी जो राज्य हैं वो किसी भी हाल में लोकेशन में हमसे कमतर ही है। जैसे यूपी की तुलना की जाए, अगर मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र की तुलना की जाए तो बहुत अंतर नजर आता है साफ तौर पे। यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंडस्ट्री का एक बहुत फेमस जो है वहां पे चल पड़ा है स्लोगन, और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और दूसरी ऐसी जगह है जहां पर कि 1 इंडस्ट्री 1 सिटी, तो वो उस तरह का कंसेप्ट है। भोपाल के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इंदौर, उज्जैन इन सब इलाकों में पहले से अट्रैक्ट रहते हैं उस तरफ जाने के लिए। भोपाल 1 इंडस्ट्री ऐसी कोई स्थापित कर सके जिसमें कि यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे भोपाली बटवा खूब चला था, वो एक कॉटेज इंडस्ट्री थी लेकिन वो ठीक तरह से नहीं फैल सका। भोपाल एक्चुअली मल्टी कल्चरल शहर रहा है। यहाँ पे आपको दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक निवास करने वाले लोग रहते हैं। तो ये सभी तरह के उद्योगों के लिए माफिक जगह है। इस चूंकि राजधानी होने के नाते इसको किसी एक उद्योग से या एक प्रोडक्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी जो विशेषताएं और होंगी वो अपने आप उभर के आगे आएंगी और फिर उसका जो भी नामकरण होगा कि किस उत्पाद के अनुसार इसको देखा जाता है बाकी देशों में। लेकिन अभी हमारा मानना है कि इस शहर को पूरे अवसर दिए जाने चाहिए कि वो, क्योंकि इस शहर में जो हाथ से जो त्रासदी हुई है, इस शहर को जो विकास के मामले में हो चाहे विकास योजनाओं के मामले में इतना पीछे रखा गया हो, तो इसका हक बनता है कि इसको
बाकी शहरों के मुकाबले, बाकी राजधानियों के मुकाबले ज़्यादा अवसर मिले और ये शहर तेज़ी से बढ़े, क्योंकि इस शहर के जीवट नागरिकों ने जो दुख झेला है वो किसी दूसरे शहर में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई है, शायद विश्व की सबसे बड़ी। इस जीवट शहर को अवसर मिलना इसका हक है, हम इसकी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। कुल मिलाकर आपके दिल में है, आप पूरी तरह से इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। कैसे आप इसको अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि एक आप अगर अपने दर्शकों से कहेंगे कि इसके साथ जुड़े, आपके जो है कमाल का भोपाल जो आपने कैंपेन शुरू किया है, तो आम आदमी किस तरह से जुड़े इससे? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि ये कमाल का भोपाल अभियान जो है ये जनता को हम समर्पित करना चाहते हैं जी। हम अभियान को खुद ओन करके इसको छोटा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जनता का अभियान बने, और जब से इस अभियान पे बात चली है और तेजी से प्रसारित हुई है, जनता बहुत तेजी से आम नागरिक इससे जुड़ रहा है। खास करके जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनमें आज ये चर्चा का विषय है और इसे सकारात्मक समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये भोपाल के नागरिकों का मुहिम बनेगी और इस शहर के हित के लिए ये बहुत ही हितकारी कदम होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीक साहब। तो देखिए, भोपाल में जो पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो हो रही है और इसकी जो तैयारियों को लेकर हम अपने अगले एपिसोड में जानकारी भी देंगे, किस तरह से भोपाल को सजाया जा रहा है, यहाँ की लेक और उसके आसपास के क्षेत्रों में किस तरह के वातावरण में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, कैसे कैसे लोग बाहर से आएंगे, उनको क्या दिखाया जाएगा, उनको क्या यहाँ की खूबियां नजर आएंगी, ये सब, इन सब पर तो पूरी सरकार पूरी लगी हुई है किसी तरह से इस आयोजन को बहुत अच्छी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने रखने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो अपनापन जो भोपाल के लिए इस बार हो रहा है, जो जिस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है, वो बहुत बड़े निवेश की ओर एक इशारा है। और शायद मध्य प्रदेश के पास तो जमीन है, मध्य प्रदेश के पास हुनर है, तो इस इन्वेस्टर समिट में को लेकर काफी आशाएं नजर आ रही हैं। हमें लगता है कि इस पर आम जनता की राय भी हमें सुनने को मिलेगी। आपकी अगर इस मन में इसको लेकर कोई बात हो तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।